हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक लेक्चर नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ एलिमेंट जो होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के, वो एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं अपने ही ग्रुप के अदर एलिमेंट्स के साथ। वो हम लोग पूरा का पूरा आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस रीजन की वजह से ये एनोमलस बिहेवियर शो किया जाता है और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं, और इन एनोमलस बिहेवियर शो करने की वजह से क्या क्या डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, एंड हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरीके से डिज़ाइंड होते हैं। इनमें हम लोग मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों की तीनों कैटेगरीज पढ़ते हैं, और पूरा का पूरा आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था पी ब्लॉक के अबाउट। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर, एंड हम लोग ने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिख सकते हैं, एंड हम लोगों ने ये भी देखा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस किया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट को। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है और बहुत सारी चीज़ें जो है पी ब्लॉक के अंदर उसकी वजह से वेरी करती हैं, राइट। और हम लोगों ने ये देखा था कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है वो किस वजह से राइज होता है और कहाँ तक एप्लीकेबल होता है, वो सारा का सारा हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं अटेंड करा है तो प्लीज़ आकर के लेक्चर नंबर 1 को पहले देखिए, फिर ही आपको ये सेकंड लेक्चर जो है वो समझ में आएगा। ओके, और आज का ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसकी वजह से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए, और बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ जाएगा तो आप बहुत ईजी तरीके से उन क्वेश्चंस को, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बट लगते टफ है जब हमें कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप ये लेक्चर पूरा का पूरा अटेंड करते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये हमारे पास में पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ ट्रिक्स भी बताई थी कि हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स को किस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो देखो ये हमारा पूरा का पूरा पी ब्लॉक है, और ये जो ऊपर वाले ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, दीज आर सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो ये जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं ये फर्स्ट मेंबर होते हैं अपने ही ग्रुप्स के। जैसे फॉर एग्जांपल बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, या फिर इसको हम लोग हेलोजन्स भी बोलते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इनको नोबल गैस भी बोलते हैं। ये इनके सारे के सारे क्या होते हैं, फर्स्ट मेंबर होते हैं। दीज आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ देयर ग्रुप्स। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है फर्स्ट मेंबर, और इन्हीं की कुछ प्रॉपर्टीज होती है फर्स्ट मेंबर, है ना। कुछ यही बिहेवियर जो है वो डिफरेंट टाइप का बिहेवियर शो करते हैं, जो बाकी एलिमेंट जो हैं वो उस टाइप का बिहेवियर शो नहीं करते हैं। इसीलिए फिर हम लोग इन बिहेवियर्स को क्या नाम देते हैं, एनोमलस बिहेवियर नाम देते हैं। अरे बात समझ में, तो कुछ हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस वजह से ये एनोमलस बिहेवियर आता है। तो देखो, जो फर्स्ट मेंबर होता है तो हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, या फिर आप बिहेवियर बोल सकते हो, डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम इट्स अदर ग्रुप एलिमेंट्स, या मेंबर बोल सकते हो, ग्रुप मेंबर्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब रीजंस क्या हो सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। एक रीजन हो सकता है, देखो, एक तो स्मॉल साइज होता है। आप लोगों ने पीरियडिक टेबल में पढ़ा होगा कि अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो देन साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। इसका मतलब फर्स्ट मेंबर का साइज कैसा होगा, छोटा साइज होगा। तो इनके स्मॉल साइज की वजह से कुछ वेरिएशन हो जाते हैं। अगर स्मॉल साइज है तो इनके पास में हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, अगर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, तो अगर हम थर्ड बात करें, देखो स्मॉल साइज होगा तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को इतना ज़्यादा डोनेट नहीं कर पाएंगे, या फिर इतना ज़्यादा इजीली रिमूव नहीं कर पाएंगे। साइज आयोनाइजेशन एनर्जी में इनके पास में हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी इजीली डोनेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, एक और चीज़, ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। Due to this, they cannot expand their covalency.
तो ये अपनी कोवेलेंसी को क्या नहीं कर सकते, एक्सपेंड नहीं कर सकते। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो स्मॉल साइज हम लोग इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन ये क्या है, वैलेंसी एंड कोवेलेंसी। तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, देखो किस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग नाइट्रोजन का एग्जांपल ले रहे हैं और एक हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं फॉस्फोरस का। तो नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो नाइट्रोजन का आता है 1s2 2s2 2p 2 आएगा। तो यहाँ पर इसका अगर हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, इसके 2p3 आ जाएगा और यहाँ कुछ इस तरीके से जो है वो क्या मिलेगा आपको, ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है 7 नंबर पे आता है। तो देखो ये टोटल कितने होंगे, आपके पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये कौन सा हो गया, ये 2s और ये हो गया 2p। लेकिन अगर आप फॉस्फोरस की बात करो तो फॉस्फोरस के पास में आपको क्या मिलेगा, देखो 3s2 3p3 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस साथ में 3d0 भी मिलेगा। तो फॉस्फोरस के पास में क्या हो जाता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल आने की वजह से क्या चेंजेज होते हैं वो हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखो। तो ये हमारे पास में s ऑर्बिटल तो हो ही गया। s ऑर्बिटल के साथ साथ अगर हम p ऑर्बिटल को भी देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इन सब में आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और यहाँ आपको वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलेगा। ये है आपके पास में 3s, ये है 3p एंड ये है 3d। तो इनके पास में 3d क्या होता है, पूरा का पूरा 0 होता है, वैकेंट होता है। तो इनके पास में पहले से ही वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, सो दे कैन एक्सपेंड देयर वैलेंसीज। ये क्या कर सकते हैं, अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर ये वैलेंसी को एक्सपेंड करेंगे इसका मतलब कि ये और ज़्यादा क्या बना सकते हैं, बॉन्ड्स बना सकते हैं। दूसरा, ये नॉन मेटल्स हैं, इसका मीनिंग क्या होगा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा बना सकते हैं, है ना, शेयरिंग कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। देखो अगर आप यहाँ पे बात करो कि नाइट्रोजन के पास में जो अवेलेबिलिटी ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही है। अगर ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड भी करना चाहेगा तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसके पास में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेंड नहीं कर सकता बहुत। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके पास में अवेलेबिलिटी कितनी है, यानी इसकी अगर हम वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 3 ही है, राइट। चलो उसके अलावा अगर हम बात करें पीक फॉस्फोरस के अंदर, देखो फॉस्फोरस के अंदर क्या है, इसके पास में पहले से ही 3D पड़ा हुआ है, मतलब 3D ऑर्बिटल जो है वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये इजीली क्या कर सकता है, जो 3s वाला इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ से क्या कर सकता है, इसको एक्साइट करके किसमें एंटर करवा सकता है, 3D के अंदर एंटर करवा सकता है। दूसरा, ये सारे के सारे सेम सब सेल के वाले, देखो सेल जो है इन सबका सेम है, ये भी थर्ड सेल। तो ये इजी रहता है इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना एक ही सेल के अंदर, अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर या फिर अलग अलग सबसेल्स के अंदर। ये 3s सबसेल हो गया, ये 3p हो गया और ये 3d सबसेल हो गया। तो ये इजी रहता है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए। अगर आप यहाँ पर देखो, है ना, उसके बाद में इसके पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब इसके पास में कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, ऑर्बिटल डायग्राम जब आप बनाओगे तो आपको कुछ ऐसा ऑर्बिटल डायग्राम देखने को मिलेगा। यहाँ आपको मिलेगा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से आपको पूरे के पूरे 5 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जो कि अवेलेबल है शेयरिंग के लिए। यानी ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, शेयरिंग में करवा सकता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग के अंदर आ सकते हैं, जो पहले से पेड इलेक्ट्रॉन है आप उनको शेयरिंग के अंदर नहीं करवा सकते, पहले आपको उनको अनपेयर करना पड़ेगा। जब आप उसको अनपेयर करोगे तभी वो शेयर के लिए अवेलेबल होगा। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे इसके पास में कितनी आ गई, जो वैलेंसी है वो 5 आ गई। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि NCl3 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। NCl3 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास में कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। अगर उसके पास में कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होगा तो वो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। वैलेंसी एक्सपेंड नहीं होगी तो ये कभी भी NCl5 बना ही नहीं सकता, राइट। इसी तरीके से हमसे ये पूछा जाता है कि बताओ इसका क्या रीज़न होता है कि NCl5 या फॉर एग्जांपल PCl5 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि ये दोनों के दोनों सेम ग्रुप के होते हैं, सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के, ये दोनों के दोनों हैं। इवन ये तो क्या है, फर्स्ट मेंबर है। तो ये जो प्रॉपर्टी शो करेगा वही की वही प्रॉपर्टीज इन सबको शो करनी चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये किस वजह से आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं। ये किस वजह से आता है,
ये आता है इन 3 रीजन्स की वजह से। तो देखो, जहाँ PCl5 एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ NCl5 बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये आप लोग, ये जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और आप बहुत सारे नीट और जेई के अंदर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, इसका रीज़न कहाँ से आप लोग एक्सप्लेन करोगे, अनोमलस बिहेवियर से एक्सप्लेन करोगे, और उसमें क्या आएगा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। और दूसरा अगर हम बात करें कि इनकी जो कोवेलेंसी होती है, जो फर्स्ट मेंबर की जो कोवेलेंसी होती है वो मैक्स टू मैक्स कितनी होती है, वो 4 हो सकती है, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आपने कई बार NH4+ देखा होगा, तो NH4+ तो बन सकता है बट NH या NCl5 नहीं बन सकता। तो इनकी मैक्स टू मैक्स जो कोवेलेंसी होती है वो कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। जितने भी आपके पास में फर्स्ट मेंबर हैं, आपके जो भी फर्स्ट ग्रुप हैं, मतलब सेकंड पीरियड एलिमेंट के जो फर्स्ट मेंबर हैं या ग्रुप्स के जो फर्स्ट मेंबर हैं, उनकी कोवेलेंसी मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है, वो 4 हो सकती है। 4 से ज़्यादा कोवेलेंसी इनकी बिल्कुल नहीं हो सकती। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि देखो Al+3 जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। एक और इसके सिमिलर क्वेश्चन अगर हम बात करें कि Al+3 एग्जिस्ट करता है बट B+3 एग्जिस्ट नहीं करता। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है। देखो, बोरॉन और एल्यूमिनियम दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट, लेकिन फिर भी Al+3 एग्जिस्ट कर सकता है बट B+3 कभी एग्जिस्ट नहीं करता। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि एल्यूमिनियम क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, और बोरॉन इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता। रीज़न अगर आप इसको डिस्क्राइब करो, इसका रीज़न डिस्क्राइब करने के देखो आप लोग, तो बहुत सिंपल सा रीज़न है कि बोरॉन का साइज़ एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, तो ड्यू टू स्मॉल साइज़ इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं निकालेगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं निकालेगा तो इस पर +3 भी ईजिली नहीं आएगा। जबकि एल्यूमिनियम का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू हम लोग जब बोरॉन फैमिली पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि साइज़ में किस तरीके से वेरिएशंस आते हैं। तो एल्यूमिनियम का साइज़ बोरॉन के कंपैरिजन में बढ़ जाता है, इस वजह से ये क्या कर जाता है, इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर जाता है। जब इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर जाएगा तो ये Al+3 बना सकता है बट ये B+3 नहीं बना सकता, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोग पहले तो इसको कॉपी करो, है ना, पहले आप लोग ये सब चीज़ें कॉपी करो, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ कि इनका किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इससे रिलेटेड कुछ अलग अलग क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं और उनका जो आंसर है वो हम लोग किस तरीके से दे सकते हैं। और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि एनोमलस बिहेवियर में हम लोग पढ़ते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो आप इनको कॉपी करो, फिर हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में या फिर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि हमको एनोमलस बिहेवियर में पढ़ना है, राइट। ओके, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, हमारे पास में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि फ्रिक्वेंटली जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और उनका रीजन एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि Al+3 इज फॉर्म्ड वेयर एज B+3 इज नॉट फॉर्म्ड। तो इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि Al+3 जो है वो इसका साइज़ बोरॉन के कंपैरिजन में, यानी एल्यूमिनियम का साइज़ जो होता है वो बोरॉन के रेस्पेक्ट में क्या होता है, बहुत छोटा, बड़ा होता है, बोरॉन का बहुत छोटा होता है। उस वजह से बोरॉन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है। उस वजह से बोरॉन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा टफ होता है, एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा ईजी होता है। तो इस वजह से एल्यूमिनियम+3 शो होता है या एल्यूमिनियम+3 फॉर्म होता है, जबकि B+3 कभी भी फॉर्म नहीं होता। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो इसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन, इस वजह से ये नहीं बनता, एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सिंपल से आप इसका रीजन जो है वो लिख सकते हो। उसके अलावा अगर हम देखें, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप कैन शो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। तो ये मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी शो कर सकते हैं, 4 ही शो कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि ड्यू टू, या आप ये लिख सकते हो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इस वजह से ये क्या नहीं कर सकते, ये इससे ज़्यादा कोवेलेंसी शो नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर हम बात करें कि PCl5 इज़ फॉर्म्ड वेयर एज NCl5 इज़ नॉट फॉर्म्ड, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि NCl5 में क्या नहीं होता है, NCl5 में
वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। तो आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो नो वैकेंट ऑर्बिटल्स, या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट आता है कि PCl3 कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस बट NCl3 कैन नॉट। तो इसका हम लोग किस तरीके से देखेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें कि हाइड्रोलिसिस होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें PCl3 के बारे में बताया है, और हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर होता है, इन दोनों की रिएक्शन होती है कि PCl3 जो है वो हाइड्रोलिसिस करता है, मतलब हाइड्रोलिसिस में इसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है बट NCl3 का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है कि देखो H2O के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। तो ये जो लोन पेयर्स होते हैं, ये अगर ये स्पीसीज मतलब फॉस्फोरस अगर इसको अकोमोडेट कर जाता है तो ये इसके अंदर चला जाएगा, ये हाइड्रोलिसिस के अंदर चला जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। लेकिन अगर ये कैपेबल नहीं है इन लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए, या इन लोन पेयर को अकोमोडेट करने के लिए, अगर ये कैपेबल नहीं है तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो हाइड्रोलिसिस उसी स्पीसीज का होता है जो वाटर के लोन पेयर को अकोमोडेट कर सकता है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि इफ द सेंट्रल मेटल एक सेकेंड, इफ द सेंट्रल मेटल कैन accommodate the lone pair of water molecule can undergo हाइड्रोलिसिस। और ये तब हो सकता है अवेलेबिलिटी ऑफ सेम वैकेंट डी ऑर्बिटल, availability of vacant d ऑर्बिटल। तो अगर आपके पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, आपके पास में क्या मॉलिक्यूल्स के पास में अगर एटम के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होंगे तो वो वाटर का जो मॉलिक्यूल है, इसमें जो ऑक्सीजन है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट नहीं कर सकता। जब ये अकोमोडेट नहीं कर पाएगा तो ये क्या नहीं कर सकता, ये कभी भी इसका हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं सकता। तो सेम इसी तरीके से PCl3 के पास में क्या होता है, PCl3 के पास में कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं मिलते। तो अगर इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होंगे तो यह हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता। और PCl3 के पास में फॉस्फोरस के पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये इजीली इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, अकोमोडेट कर सकता है। सिमिलर आप लोग फिर यहाँ पे देख सकते हो, सेम SiCl4 के पास में, सिलिकन के पास में क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, सो इट कैन अकोमोडेट, इस वजह से इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, जबकि CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। सिमिलर अगर आप यहाँ पे देखो AlF6-3 बन सकता है बट BF6-3 नहीं बन सकता। सेम आप बोल सकते हो कि यही रीजंस रहेगा, है ना। तो ये कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि नीट एग्जाम या फिर JEE एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इवन कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। सारी बात समझ में, तो आप इन मोस्ट पॉइंट्स को नोट करें, है ना। इन पर सब पर आप स्टार लगाएं, और इनका जो एक्सप्लेनेशन है, मैंने कुछ का एक्सप्लेनेशन करा है, और बाकी आप चाहो तो इन सब का भी एक्सप्लेनेशन आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। सारी बात समझ में, ओके। सो आप इनको नोट करो। फिर हम लोग देखते हैं एक और प्रॉपर्टी के बारे में, या फिर एक और पॉइंट के बारे में, जो कि एनोमलस बिहेवियर होता है, और उसकी वजह से एक हम लोग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसका भी रीजन हम लोग उसी पॉइंट में डिस्कस करेंगे। सारी बात समझ में, ओके। सो आप लोग इसको नोट करो, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट मेंबर डिफर फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप ड्यू टू इट्स यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विथ इटसेल्फ। यहाँ आप अंडरलाइन करें, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। विथ इटसेल्फ एंड विथ अदर एलिमेंट ऑफ द सेम पीरियड एंड द थर्ड सेम पीरियड, ध्यान अदर एलिमेंट ऑफ द सेम पीरियड। इसको हम लोग समझते हैं किस तरीके से आएगा, फिर हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखो होता क्या है कि जो फर्स्ट मेंबर होते हैं, यानी कि सेकंड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो होते हैं ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं। एक तो खुद के साथ में बनाते हैं, दूसरा उन्हीं एलिमेंट्स के साथ में बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाता है,
ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है अपने साथ में, राइट। तो इस तरीके से इनको हम लोग बोलते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ। दूसरा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन है ना अलग अलग तरीके के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। आ रही बात समझ में? तो ये कुछ जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ये एक यूनिक एबिलिटी होती है और इस वजह से कुछ नई प्रॉपर्टीज बनती है, वो हम लोग देखते हैं। दूसरा, ऐसा नहीं है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट भी नहीं बनाते। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, द थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑल्सो फॉर्म दीज टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स बट आर लेस स्ट्रॉन्गर देन द मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म बाय द सेकेंड पीरियड एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एस डबल बॉन्ड एस बनता है, लेकिन ओ डबल बॉन्ड ओ और एस डबल बॉन्ड एस की कंपेरिजन करी जाए तो ओ डबल बॉन्ड ओ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जबकि एस डबल बॉन्ड एस वीक होगा। इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न ये होगा कि जब जैसे जैसे साइज़ बढ़ जाएगा, तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा तो आपको पता है कि क्या होता है कि ये सारे के सारे ओवरलैपिंग होती है। हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ऑर्बिटल जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। और जब मल्टीपल बॉन्ड बनता है तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, जबकि पाई बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो जब साइड वाइड ओवरलैपिंग होती है, है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में जो एटम का साइज़ है वो कैसा होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। अगर एटम का साइज़ बड़ा होगा तो जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी वो बहुत वीक होगी। कुछ इस तरीके से देखो, थोड़ा अगर हम देखने की ट्राई करें तो आप लोग कुछ इस तरीके से बता सकते हो। यहाँ पे तो नहीं, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो देखो, अगर ये इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है पाई बॉन्ड बनने के लिए, थोड़ा सही नहीं बना, इसको अच्छे से बनाते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। तो ये हमारा एक पी ऑर्बिटल और ये दूसरा हमारे पास में पी ऑर्बिटल है। कुछ इस तरीके से इसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। अगर हम इसको थोड़ा सा पास में बना दें तो देखो, साइड वाइज ओवरलैपिंग को अगर आपको इफेक्टिव करना है तो आपके पास में एटम कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। अगर बड़े एटम्स होंगे तो बड़े एटम होंगे तो उनकी जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी वो ईजिली नहीं होगी। उनमें एक्सियल ओवरलैपिंग तो बहुत ईजिली हो जाएगी, बट साइड वाइज कभी भी नहीं होगी। इसीलिए उनका जो पाई बॉन्ड बनता है वो थोड़ा वीक होता है एज़ कम्पेयर टू जो छोटे एलिमेंट्स, छोटे जो एटम्स होते हैं उनका जो पाई बॉन्ड बनता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। इस वजह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन सिलिकॉन, राइट। तो इस तरीके से हो सकता है। और दूसरा हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका आप हाइब्रिडाइजेशन भी देख सकते हो। देखो, अगर आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बात करो, तो ये जो है ये क्या हो रहा है, ये जो ओवरलैपिंग होती है वो सेम ऑर्बिटल्स की हो रही है। और आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड जब पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, और आप लोगों ने जब ओवरलैपिंग पढ़ी होगी तो उसमें एक कंडीशन जरूर पढ़ी होगी कि जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है वो सेम ऑर्बिटल्स की होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2p की हो सकती है, राइट, 2p या फिर SS की हो सकती है, राइट, या फिर 2p 3p की हो सकती है। ये कुछ जो ओवरलैपिंग होती है ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि जो हमारे पास में सेम ऑर्बिटल्स की होती है या फिर सेम सबशेल्स की हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे पास में डिफरेंस है ऑर्बिटल्स का, जैसे फॉर एग्जांपल एक p ऑर्बिटल है और एक d ऑर्बिटल है। d ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू p ऑर्बिटल, तो जिसका साइज बड़ा होगा और इसका साइज छोटा होगा तो यहाँ पे जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग वो वीक होगी, क्योंकि एक का साइज बड़ा है और एक का साइज छोटा है। इसी तरीके से आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि s और p की साइड वाइज ओवरलैपिंग होकर के पाई बॉन्ड बनता है। अगर हम डी पाई बॉन्ड बनाते हैं तो वो वीक होता है एज कम्पेयर टू पी पाई बॉन्ड, क्योंकि पी पाई बॉन्ड जो होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, सेम एनर्जी लेवल के होते हैं। जब सेम साइज और सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं साइड वाइज, तो वो स्ट्रॉन्ग साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है एज कम्पेयर टू कि हमारे पास में ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनका साइज रिस्पेक्टिव थोड़ा बड़ा और एक छोटा है, तो उनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, थोड़ी वीक होगी। उस वजह से वो पाई बॉन्ड जो होता है इजीली ब्रेक हो जाता है, वो स्टेबल नहीं रह पाता है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर भी सेम रीज़न वही लगेगा कि आप लोग जब देखोगे, जैसे सल्फर ऑक्सीजन का हो गया एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, राइट, तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती है। और दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड देखना हो तो ये बहुत वीक होगा, राइट, इस तरीके से हो गया। जैसे सल्फर और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बनता है ये थोड़ा वीक बनता है। अगर आप H3PO4 की बात करो या फिर PO4-3 की बात करो तो देखो, ये जो आप बनाओगे कुछ इस तरीके से बनाओगे। वैसे तो हम इसके स्ट्रक्चर तब पढ़ेंगे जब हम लोग अलग अलग क्या पढ़ेंगे, हम लोग
अलग अलग ग्रुप्स को पढ़ेंगे, 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, तब हम लोग इस पूरे कंपाउंड को एक्सप्लेन करेंगे और इसके अंदर किस तरीके से डबल बॉन्ड कैरेक्टर या फिर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो अभी हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट मेन पॉइंट ये है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है वो अपने ही साथ में क्या करते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। बट एज कम्पेयर टू अगर थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं वो बॉन्डिंग बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो वो थोड़ा वीक होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि उनके पास में क्या होता है कि एक तो साइज़ बड़ा हो जाता है, साइज़ बड़ा होगा तो साइड वाइज ओवरलैपिंग वीक हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से होता है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। आप लोग इस पॉइंट को नोट करो, फिर मैं आपको कुछ और पॉइंट्स लिखवाता हूँ जो कि इससे रिलेटेड है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी पूछा जाते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। और एक और नई प्रॉपर्टी आप लोगों ने सुनी होगी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं वो अपने ही साथ एक चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जब चेन का फॉर्मेशन करेंगे तो एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ चेन बनती है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी नाम देते हैं। और यह आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, जब आप लोगों ने 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो कि कार्बन के अंदर एक यूनिक एबिलिटी होती है कैटिनेशन, जिसकी वजह से वो अपने ही एटम्स के साथ जोड़ करके बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या बना सकता है, चेन बना सकता है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म किए जा सकते हैं। और उसी वजह से हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा एक नई ब्रांच उसको क्या कर दिया, एक पूरा का पूरा नई ब्रांच में डिज़ाइन कर दिया, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा कार्बन और हाइड्रोजन से जो बने हुए कंपाउंड्स होते हैं, जिनको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उनको हम लोग स्टडी करते हैं। आ रही बात समझ में? चलो आप लोग इस पॉइंट को नोट करो, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में एंड कुछ थ्योरी पोर्शन के बारे में जो कि आपको लिखना है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप लोग इसको कॉपी करो। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में, द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड डिक्रीजेज इन हैवियर एलिमेंट, द पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बाय पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग एज डी ऑर्बिटल आर bigger in size and have more energy than p orbitals, so the overlapping is not effective and also the strength of pi bond is decreases, right? तो ये होता है कि मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो साइज में वेरिएशन आने की वजह से जो स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग है वो डिक्रीज होती जाएगी। ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो सिमिलर आप मतलब और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, ओवरलैपिंग की। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स डिक्रीजेज एज इन हैवियर एलिमेंट, द पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बाय पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग as d orbitals are bigger in size and have more energy than p orbitals, so the overlapping is not effective। तो देखो, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो ओवरलैपिंग जो है वो क्या होती जाएगी, इफेक्टिवनेस उसका कम होता जाएगा। ओवरलैपिंग कम इफेक्टिव होती जाएगी तो आप ये बता सकते हो कि जो ओवरलैपिंग कम हो रही है तो सिमिलर पाई बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उस वजह से वो कंपाउंड ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ड्यू टू द टेंडेंसी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग मल्टीपल बॉन्ड्स, these second period element have a strong tendency to form a long chain known as catenation, राइट? तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी हम लोग यहीं पर एक्सप्लेन करते हैं। इनके पास में एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करने की, इस वजह से ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। और आप लोगों के लिए एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन कि N2 जो होता है वो डाई एटोमिक होता है, बट P2 इज टेट्रा एटोमिक। इसका आपको रीज़न बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर इसका कमेंट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि N2 डायटोमिक क्यों होता है और P2 जो होता है वो टेट्राएटोमिक क्यों होता है। आपको रीज़न समझ में आ गया होगा, अगर आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को ढंग से अभी देखा होगा तो आपको इंस्टेंटली क्लिक करना चाहिए कि N2 और P2, N2 डायटोमिक होता है जबकि P2 जो होता है टेट्राएटोमिक होता है, राइट? आप लोग इसको डिस्कस करना है। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप इफेक्टिव ओवरलैपिंग की बात करें तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग हमेशा सेम ऑर्बिटल और सेम एनर्जी लेवल की ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पी पाई है ना, तो ये ओवरलैपिंग जो होती है डी पाई ये ओवरलैपिंग जो होती है वो क्या होती है, ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। लेकिन अगर आपकी ओवरलैपिंग पी पाई की है तो ये ओवरलैपिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी वेरी करेगी। जब एनर्जी वेरी करेगी तो डेफिनेटली जो है
स्ट्रेंथ जो पाई बॉन्ड की है वो डिक्रीज हो जाएगी, उस वजह से वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते। आ रही बात समझ में? तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में नट पेयर इफेक्ट देखा, फिर हम लोगों ने एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट इन पी ब्लॉक हम लोगों ने देखा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि आगे इस चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो हम लोग का एक बेस कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने ग्रुप्स के बारे में। जो फर्स्ट ग्रुप है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। 13th ग्रुप एलिमेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, उनको देखेंगे कि किस तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है, उनमें किस किस तरीके से वेरिएशंस आते हैं। हम लोग उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, हम लोग उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और किस किस तरीके से साइज़ का ऑर्डर, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, वो हम लोग सब पूरा का पूरा डिटेल में देखेंगे। उनके किस तरीके से कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, कौन से कंपाउंड इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग को देखने चाहिए, मतलब देखने पड़ेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ में ये लेक्चर को शेयर करें। और अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका वापस से जो है एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेक्चर में दे दूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।